नमस्कार दोस्तों, एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्ता सिस्टम दैट वाज स्टार्टेड अंडर दिल्ली सल्तनत। जैसे कि आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि जो दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में, उसकी शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से। लेकिन उसके पहले भी अगर हम जाए तो इट वाज मोहम्मद घौरी जिनके इन्विजन के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक वाज केप्ट एज ए गवर्नर इन दिल्ली। अब उनके डेथ के बाद, दैट इज मोहम्मद घौरी के डेथ के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक सीवियर्ड ऑल द लिंक्स फ्रॉम सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स और उन्होंने इंडिया में एक सेपरेट डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट की, व्हिच वाज द बिगिनिंग फॉर दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में तो कॉन्सिक्यूटिवली 5 डायनेस्टीज आए थे, जिनका पहला डायनेस्टी था स्लेव डायनेस्टी और जिसकी शुरुआत की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, राइट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का रूलिंग पीरियड था सिर्फ 4 साल के लिए, 1206 से लेकर के 1210 तक, राइट। लेकिन इन 4 साल में उन्होंने कोई भी एज सच कोई कंसोलिडेटेड पॉलिसी एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि उनके बाद जो आए थे दिल्ली सल्तनत के जो रूलर बने थे इल्तुतमिश, उन्होंने भी, इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश ने ही, देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश ने सबसे पहले बहुत सारे पॉलिसीज की शुरुआत की थी, राइट। जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था इक्ता एंड खालिसा सिस्टम, व्हिच वाज बेसिकली अ पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी जो शुरुआत थी, मतलब कि ये जो सिस्टम था ये लाया गया था अरब से, अरब में इसका ओरिजिन था। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये इक्ता सिस्टम एक्चुअली था क्या। देखिए जो दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स इट वाज मोनार्कियल एंड मोनार्क द किंग वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो इट वाज ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब इल्तुतमिश को यह समझ में आने लगा कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू एडमिनिस्टर द एंटायर टेरिटरी प्रॉपरली, राइट। और इसीलिए उन्होंने अपने 40 लोगों को लेकर के चहलगनी या ग्रुप ऑफ 40, जिसको चालीसा के नाम पे भी जाना जाता है, चालीसा बनाया था। व्हिच द फंक्शन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स वाज टू असिस्ट द रूलर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, राइट। तो ये जो इक्ता सिस्टम था, इसमें ये था सेंटर, ठीक है। अब देखिए सेंटर में जो रूलर बैठे हुए हैं, जो एम्पायर बैठे हुए हैं, उनके लिए वही टेरिटरी प्रॉपरली डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करना पॉसिबल है, व्हिच इज नियर बाय। ठीक है, इसीलिए देखिए ये जो लैंड है, द एरिया सराउंडिंग द सेंटर, दिस लैंड केम टू बी नोन एज खालिसा लैंड। ठीक है, खालिसा लैंड वाज अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। और यहाँ इस पे भी एक टैक्स इंपोज किया जाता था। यहाँ पे जो भी कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर जनरली 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन ये टैक्स इंपोज किया जाता था। दैट वाज ऑन खालिसा लैंड। इट वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेसेस, बट जनरली इट वाज 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन। लेकिन जो दूर के टेरिटरीज है, it was not possible for the emperor to administer this territory, this land directly. So it was brought under kind of an indirect administration, which came to be known as the Ikta land. अब देखिए Ikta land was a kind of a feudal system, right? और जो feudal lord होते थे यहाँ पे, उनको कहा गया इक्तादार। तो इक्ता लैंड के जो हेड थे, जो सुपरवाइजर थे, उनका कहा गया इक्तादार। ही वाज आल्सो द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ दिस इक्ता लैंड। तो इन पूरे टेरिटरीज को बहुत सारे इक्ता लैंड में डिवाइड किया गया, राइट। और एक एक जन इक्तादार को दिया गया। अब ये जो इक्तादार थे, ये इक्तादार थे कौन? जनरली वो नोबल्स होते थे, राइट। या तो फिर किसी वॉर के टाइम पे, किसी कॉन्क्वेस्ट के बाद जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता था, या फिर जो कमांडर होते थे, उनको भी एज ए रिवॉर्ड इक्ता लैंड मिलता था, राइट। तो जो कमांडर थे उनको इक्ता लैंड मिला। ऐसे ही जो जितने बड़े, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, या किसी दूसरे फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा, उससे ज्यादा बड़ा अगर इक्ता लैंड किसी को मिला तो उनको कहा गया मुक्ति, राइट। इसीलिए इस सिस्टम को बहुत बार इक्ता मुक्ति सिस्टम भी कहा जाता है। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट वाज बेसिकली सेम, इट वाज अ फ्यूडल सिस्टम।
जिनमें जहां पे एक लैंड मिलता है, लैंड ग्रांट मिलता है एक पर्टिकुलर ऑफिशियल को, राइट। एंड उससे भी ज्यादा बड़ा अगर कोई किसी को इक्ता मिला तो उनको कहा गया वाली, राइट। बहुत सारे जगह पे इक्ता मुक्ति वाली ऐसे भी कहा जाता है, राइट। तो इट वाज बेसिकली द सेम। अब अगर हम इसके फीचर्स को देखेंगे इक्ता सिस्टम की, तो देखिए क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि इट वाज ए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम क्यों? क्योंकि ये जो इक्तादार्स होता था, राइट, इक्तादार्स वर ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, they were also the government officials, either nobles or advisor or commander or in any other post they will be appointed. So they were a bureaucratic system and they were directly accountable or directly answerable to the emperor, to the ruler, right. That is why this is how it was also meant a centralized system. क्योंकि ये देखने को ऐसे लगता है कि it was a decentralized system, लेकिन इनका दिस ऑफिशियल्स, दिस इक्तादार were directly accountable to the emperor and through this the centralized manner was maintained. अब देखिए इनका एक इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सिग्निफिकेंस थी। कैसे? जैसे जो जितने इक्ता लैंड होता है, इक्ता जो लैंड होता है, वहां के जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इक्तादार। और इक्तादार को अपना एक मिलिट्री कोटा भी फुलफिल करना होता था, उनको एक मिलिट्री ट्रूप्स भी मेंटेन करना होता था, राइट। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर द इक्तादार्स यूज्ड टू गिव दैट मिलिट्री ट्रूप्स टू द एम्परर फॉर हिज हेल्प। तो उनका जैसे एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस था वैसे एक मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी था। जिसका जितना बड़ा इक्तादार, जिसके रेवेन्यू जितना ज्यादा, उसके मेंटेनेंस में उनके अंडर मिलिट्री स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होता था, राइट। दूसरी चीज थी कि इट वॉज ए मेरिटोक्रेटिक सिस्टम। वाई मेरिटोक्रेटिक? क्योंकि देखिए ये हेरिडिटरी नहीं थी। द अपॉइंटमेंट वॉज बेस्ड अपॉन मेरिट, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट। जो कोई ऑफिशियल है, जिनका कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, सिर्फ उन्हीं को इक्ता में लैंड ग्रांट मिलता था। तो इट वॉज ए मेरिटोक्रेटिक सिस्टम एंड इट एट द सेम टाइम इट वॉज ऑल्सो एफिशिएंट। एफिशिएंट कैसे? पहली बात तो ये हेरिडिटरी नहीं थी, नॉन हेरिडिटरी। दूसरी बात, दे वर ट्रांसफरेबल। तो अगर किसी का कंट्रीब्यूशन, मतलब इक्तादार बनने के बाद उनके अगर कंट्रीब्यूशन डाउन हो जाता है तो उनको एज ए पनिशमेंट ट्रांसफर भी करने का प्रावधान था। और बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे कि क्या होता है कि ट्रांसफरेबल इसलिए बनाया जाता है ताकि करप्शन को कम किया जाए। कैसे? क्योंकि कोई भी अगर बड़ा ऑफिशियल एक जगह पे बहुत ज्यादा दिन तक रहता है तो वहां के लोगों के साथ उनका एक नेक्सस बिल्ड हो जाता है। और ये जो नेक्सस होता है, दिस इज द बर्थ, दिस इज द ओरिजिन ऑफ ऑल काइंड ऑफ करप्शन। कोई इक्तादार अपने उस जगह के साथ नेक्सस ना बना पाए, इसलिए उनका ट्रांसफर का भी प्रोविजन था, राइट। तो दैट मेक्स दिस सिस्टम हाईली प्रोग्रेसिव। क्यों? क्योंकि अगर किसी का कंट्रीब्यूशन डाउन हो जाता है तो उसको एज ए पनिशमेंट डिमोशन भी किया जाता था। डिमोशन मतलब कोई बड़ा इक्तादार उनको दे के रखा गया है, वहां से ट्रांसफर करके किसी छोटे इक्तादार में भेज दिया गया तो उनकी डिमोशन भी हो जाएगा। तो सब कोई अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी जो एफिशिएंसी, उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, राइट। तो दैट वाज हाईली प्रोग्रेसिव। और द लॉ ऑफ एस्चीट वाज एप्लीकेबल ऑन दिस Iqtadari system. Law of escheat means after the death, all the property of the Iqtadar goes to state, and as it was not hereditary, it does not go to his successor. Okay, it goes to state after the death of the Iqtadar. This is called the law of escheat. तो आज के टाइम पे भी जो लॉ है ना, जो सक्सेशन लॉ है, उसमें देखा गया है कि लॉ ऑफ एस्चीट मतलब कि एग्जिस्ट करता है। जब आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न सिस्टम में जब किसी की कोई सक्सेसर नहीं रहा है और कोई नहीं मिल रहा है कि उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे, तब जाकर क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टी स्टेट के पास चला जाता है। तो दैट गोज टू स्टेट अंडर द लॉ ऑफ एस्चीट, ठीक है। तो लॉ ऑफ एस्चीट मींस द प्रॉपर्टी व्हिच गोज टू स्टेट। तो ये दिस लॉ ऑफ एस्चीट वाज एप्लीकेबल विथ रिगार्ड टू द इक्तादारी सिस्टम, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम ये फीचर्स समझने के बाद अब ये देख लेते हैं कि इनका जो एवोल्यूशन था, ये एवोल्यूशन हुआ कैसे था। सबसे पहले तो हमें पता है कि ये इक्तादारी सिस्टम वाज फर्स्ट
originated in Arab, और अरब के बाद it was brought in India by मोहम्मद घौरी, but it was इल्तुतमिश who first practically implemented the इक्तदारी सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जब इल्तुतमिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो वहां पे ये सारे प्रोविजंस थे, जैसे मिलिट्री ट्रूप्स, उनको मिलिट्री ट्रूप्स मेंटेन करना होता था, इक्तदार को उस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना होता था, और इक्तदार को वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, और जितना लैंड रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया है उससे एक पोर्शन स्टेट के पास भी उनको देना होता था, उसको कहा जाता है फवाजाल। तो इट वॉज इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट नॉट ओनली फॉर द इक्तदार बट फॉर द स्टेट एज वेल। जिनका जितना ज्यादा बड़ा इक्ता है उनको उनके ऊपर फवाजाल भी बहुत उतना ज्यादा अप्लाई होता था, और उनको उतना ज्यादा मिलिट्री ट्रूप्स भी मेंटेन करना होता था, क्योंकि उनके पावर, उनकी इनकम भी उतना ही ज्यादा है, राइट। तो दैट वाज द प्रोविजन व्हेन इल्तुतमिश हैड इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम। अब देखिए जब बालबन बनते हैं द दिल्ली सल्तनत रूलर, he was suffering from many illegitimacies. I mean, Balban was a member of group of 40, group of the चहलगानी, लेकिन वहां से उन्होंने पावर कैप्चर कर लिया था, पावर ग्रैब किया था। तो शुरू में उनका जो लेजिटिमेसी था दैट वाज अंडर क्वेश्चन, ठीक है, और उसी के ऊपर बेसिस करके उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ किंगशिप दी थी। बालबन की जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है उसके बारे में डिटेल्स में हम एक दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उनका जो इलेजिटिमेसी वाला इशू था, इसके लिए उनके बहुत सारे पॉलिसीज इन्फ्लुएंस हुआ था, और इसीलिए बालबन वांटेड टू ब्रॉट मच मोर कंट्रोल ओवर द इक्तदारी सिस्टम। पहली बात तो हमें पता है कि द चहलगानी वाज फर्स्ट एबोलिश्ड बाय बालबन, राइट। चहलगानी को उन्होंने एबोलिश कर दिया था। दूसरी चीज, जो इक्तदार थे उनके ऊपर उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल लाना था, और उस कंट्रोल के थ्रू ही वो एफिशिएंसी लाने की कोशिश किए थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ख्वाजा वॉज द अकाउंटेंट, ख्वाजा अपॉइंट किए थे, ताकि जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंट्स है इक्तदार की, उस पर कोई घपला ना कर पाए, राइट। सो ही अपॉइंटेड ख्वाजाज एंड देन ही मेड द ट्रांसफर मोर फ्रीक्वेंट। कोई भी बड़ा इक्तदार एक जगह पे ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता था। किसी भी इक्तदार को अगर वो थोड़ा सा भी पावरफुल है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था, राइट। तो थ्रू दिस टू पॉलिसीज बालबन ब्रॉट मोर एफिशिएंसी, मोर कंट्रोल ओवर द इक्तदारी सिस्टम। फिर आते हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, राइट। अलाउद्दीन खिलजी ब्रॉट मच मोर कंट्रोल एंड ही ब्रॉट मोर सेंट्रलाइजेशन अंडर द इक्तदारी सिस्टम, ठीक है। अब देखिए खिलजी की एक पॉलिसी थी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, राइट। और खिलजी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी दैट वाज मेनली कंट्रोल्ड और मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोहिबिशन ऑफ रिवोल्ट, और इस वजह से उनको पता था, ही हैड एक्चुअली एनालाइज्ड कि रिवोल्ट क्यों होता है, कौन लोग करता है ज्यादातर रिवोल्ट। ही केम टू द कंक्लूजन दैट बहुत सारे जो नोबल्स होते हैं वो उनका जब पावर बढ़ जाता है तो वो लोग रिवोल्ट करता है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए। तो उनकी लॉयल्टी और उनका मोर सेंट्रलाइजेशन लाना अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत जरूरी था, राइट। और सबसे पहले तो उन्होंने ये की कि नोबल्स में जो पावर ग्रोथ होता है, पावर राइज होता है, वो मैट्रिमोनियल रिलेशन से होता है। तो जितने इक्तदार थे उनमें आपस में मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाना बैन कर दिया गया था, और एटलीस्ट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द एम्पेरर, उनमें मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाना बैन किया गया था। एंड ऑन द इक्तदार्स, उनके जो रेवेन्यू था उसके ऊपर भी कंट्रोल करना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको पता था कि जब भी किसी इक्तदार की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ही स्टार्ट्स टू अपॉइंट मोर आर्मी, और जब जैसे जैसे उनके आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है वैसे वैसे वो उसके पावर बढ़ने लगता है, वो इंडिपेंडेंस के थ्रू जाने लगता है। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया था, वो उन्होंने एक डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की। उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने मुस्तकराज, राइट। इस डिपार्टमेंट का मेन काम था कि कोई भी इक्तदार अगर है तो उसके ऊपर
मॉनिटरी या रेवेन्यू कंट्रोल जमा रखना, राइट। दीवान मुस्तफा का काम था कि कोई भी अरियर अगर है, अगर कोई भी घपला हो रहा है तो उसके ऊपर नजर रखना, कोई अगर अरियर है तो वो उसके ऊपर इक्तदार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना कि वो अपने रेवेन्यू टाइमली स्टेट ट्रेजरी में जमा करे, राइट। और अलाउद्दीन खिलजी को अपने एग्रेरियन भी रिफॉर्म लाना था, व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द दोआब रीजन। तो इसके लिए उन्होंने अपने इक्ता लैंड को कम कर दिया और खालिसा लैंड को काफी बढ़ा दिया, राइट। तो उनके टाइम पे इक्तादार के नंबर्स थोड़े कम हो गए थे, राइट। और जितने इक्तादार थे वो भी दे वर आल्सो ब्रॉट अंडर मच मोर सेंट्रलाइजेशन, राइट। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मोर कंट्रोल के तरफ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को एक मैड किंग भी बोला जाता है, उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थी एंड ड्यूरिंग हिज टाइम बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया था दिल्ली सल्तनत, राइट। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने ये किया कि अपने सेंट्रलाइजेशन को और बढ़ाने के लिए कि अब जो फवाजाल है, जो टैक्स है, दैट इज फवाजाल। वो फवाजाल क्या था, अगर इतना दिस इज द टोटल रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इक्तदार, तो इक्तदार विल गिव अ सर्टेन पोर्शन टू द स्टेट एंड विल कीप द रिमेनिंग पोर्शन विथ हिमसेल्फ फॉर एज हिज ओन इनकम। दैट वाज द सिस्टम बिफोर मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या किया गया, उन्होंने कहा कि यू हैव टू, इक्तदार से कहा गया कि यू हैव टू डिपॉजिट द एंटायर अमाउंट टू द स्टेट ट्रेजरी, यू हैव टू डिपॉजिट द एंटायर अमाउंट इन स्टेट ट्रेजरी, और इसमें से तुमको सैलरी मिलेगा। तो इसके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं कि बहुत बार ये होता है कि इक्तदार लोग जो अपने प्रोडक्शन होता है उसको उसके ट्रू फैक्ट रिलीज नहीं करते हैं, राइट। उस पर काफी फैक्ट वो हाइड रखते हैं, कंसील करते हैं, ताकि उनको रेवेन्यू कम देना पड़े, जो फवाजाल टैक्स है उसको कम देना पड़े। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये की कि पूरा टैक्स आपको स्टेट ट्रेजरी में जमा करना होगा और उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो आपके पास चला जाएगा, राइट। सो थ्रू दिस सिस्टम मोहम्मद बिन तुगलक ब्रॉट मोर कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक आते हैं, उनके टाइम पे टाइम थोड़ा सा अलग हो गया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक वंस अगेन वाज द कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक वाज नॉट एट ऑल अ गुड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ कुछ मिलिट्री कैंपेन की थी और सारे मिलिट्री कैंपेन में उनको फेलियर हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक के लिए इतना अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और बहुत ज्यादा रिवोल्ट भी हो रहा था। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने एक पॉलिसी एडॉप्ट की थी जिसको कहा जाता है द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। तो उन्होंने सबकी अपीजमेंट करना चालू की, जिनमें से इक्तदार या नोबल्स भी थे। तो नोबल्स के ऊपर उन्होंने, उनका जो कंट्रोल था वो काफी कम हो गया, क्योंकि नोबल्स को उनको अपीज करना था। और यहीं से शुरू होती है उनके डाउनग्रेडेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब नोबिलिटी को या इक्तदारी सिस्टम को उन्होंने हेरिडिटरी बना दी। The moment it became hereditary, it started to lose its efficiency. और जब भी कोई लैंड हेरिडिटरी हो जाएगा तो आप उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो at the same time it became non-transferable as well, which also reduced the efficiency and increased corruption. So it is from the time of फिरोज शाह, ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की एक डिक्लाइन की ट्रेंड स्टार्ट हो गई। लोधीज आते आते, देखिए, लोधीज वेर बेसिकली अफगान, ठीक है। और अफगान की जो थ्योरी ऑफ किंगशिप होती है, दैट इज बेस्ड अपॉन द इक्वालिटी, बिकॉज दे हैव ए ट्राइबल कल्चर, एंड इन द ट्राइबल कल्चर देयर इज ए सेंस ऑफ इक्वालिटी, एंड द ट्राइबल चीफ इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट among the equal, तो यहां पे जो रूलर होते हैं उनका कोई बहुत ज्यादा डोमिनेशन नहीं रहता है, और यहां पे एक डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइजेशन इन द सेंस, जितने इक्तदार थे अब वो लोग कोई भी फवाजाल टैक्स जमा करेगा ही नहीं, दैट विल बी हिज प्रॉपर्टी। वो अपने मिलिट्री थोड़ा मेंटेन करेगा, जो रूलर के साथ वो शेयर करेगा एट द टाइम ऑफ वॉर, लेकिन कोई भी टैक्स वो वहां पे मतलब कि स्टेट ट्रेजरी में वो जमा नहीं करेगा। So decentralization was observed, total decentralization during Lodhis.
और हमें ये समझ देखने को मिलता है कि आफ्टर इब्राहिम लोदी द दिल्ली सल्तनत कम्स टू एन एंड एंड इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर 1526 एंड द मुगल डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये था ओवरऑल इन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्ता एंड खालिसा सिस्टम, मेनली इक्ता सिस्टम। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं जो कि पूछा जा सकता है कि ऑप्शनल में। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन, व्हाट डू यू थिंक वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इक्तादारी सिस्टम इन द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग जो भी आपने डिस्कस किया है इसके ऊपर आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही तक आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।